हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एससीईआरटी की जो आपकी 6 क्लास की हिस्ट्री की बुक है, इतिहास की बुक है, उसमें हम लोग 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग 6 क्लास की जो बुक है उसको कंप्लीट कर देंगे। मतलब आपका 11वां, 12वां, 13वां, 14वां चैप्टर इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये इसलिए मैं 3-3, 4-4 चैप्टर कर रहा हूँ जिससे समय पे आपका कंप्लीट हो सके। भूगोल में 6 क्लास की बुक कंप्लीट हो चुकी है और ये आपकी इतिहास की भी आज कंप्लीट हो जाएगी इसी वीडियो के माध्यम से। अब एक चीज़ आप लोगों से पूछनी है कि क्या ये देखिए 6 क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। क्या आप लोगों को इसके ऊपर जितने भी 14 चैप्टर हैं तो 14 के 14 चैप्टर के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो एक जगह करके एक ही वीडियो में आपको करवा दिए जाएं? अगर आप लोग कहेंगे तो वो मैं आज मतलब इसके बाद तुरंत आपको दे दूंगा, ठीक है। कल तक वो भी अपलोड कर दूंगा क्योंकि वो एक ही वीडियो बननी है सारे एमसीक्यू की। आप लोग कहेंगे तो वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा यहाँ पर, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 11वां, 12वां, 13वां चैप्टर में बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत मैटर है। जो 14वां चैप्टर है वो थोड़ा सा उसमें कम चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। तो शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, ठीक है। या फिर मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था। बृहदरथ जो था वो कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदरथ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन तो यही बन गए कि एक तो मगध क्षेत्र मौर्य के बाद कौन सा वंश आया? तो शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट या अंतिम शासक कौन था? बृहदरथ था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए, सबसे प्रसिद्ध यूनानी युवक शासक मिनांडर था। तो सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? मिनांडर, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। मिनांडर को ही मिलिंद कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्न यहाँ पे लिखा है, वैसे कहीं कहीं मिलिंद पन्हो लिखा होता है, ठीक है। इससे संबंधित इस बार यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संबंध है, ठीक है। जो मिलिंद पन्हो है इसमें क्या है? नागसेन और जो मिलिंद है, राजा मिलिंद, ठीक है, मिनांडर जो है, इनके बीच जो संवाद हुआ है उसी को मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है, ठीक। यही क्वेश्चन आया था इस बार यूपीपीसीएस में, ठीक। अब आगे देखिए, जो शक शासक थे उनके बारे में। रुद्रादामन महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध राजा था शकों का, ठीक है। उसके जूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत के सातवाहन एवं कुषाणों के साथ उसके संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ सुदर्शन झील के पुनः निर्माण के संबंध में पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं। पिछले पाठ में आप लोगों ने पढ़ा था, जो जूनागढ़ गुजरात में एक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुदर्शन झील बनवाई थी, ठीक है। वो गड़बड़ हो गई थी, उसके बाद सबसे लास्ट में किसने बनवाई थी? नहीं, उसके बाद जब खराब हो गई तो उसके बाद उसका जो जीर्णोद्धार किया था वो रुद्रादामन ने ही करवाया था, ठीक। अब देखिए कुषाणों के बारे में। कुषाण इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक था वो कनिष्क था। उसके समय में कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के प्रदेश सम्मिलित थे, ठीक है। और इसी के कनिष्क के शासनकाल में ही सिल्क रूट प्रारंभ किया गया था, ठीक। आगे देखते हैं। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर या फिर कह दो पेशावर ले आया था। तो पुरुषपुर का वर्तमान के में नाम क्या है? पेशावर, ठीक। अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले आया था। कौन ले आया था? कनिष्क, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अश्वघोष के अलावा पार्स, वसुमित्र, नागार्जुन आदि उसके राज्यसभा के रत्न थे। किसके? कनिष्क के, ठीक। आगे देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का संस्थापक है, ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो किस धर्म को मानता था, ठीक है। तो ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे, क्योंकि ज़्यादातर आप प्राचीन काल में देखो या तो जैन को मान रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो बौद्ध धर्म को माना जा रहा है, ठीक है। ज़्यादातर आप लोग देख सकते हैं, ठीक। आप देखिए कनिष्क कौन था? वो देखिए कनिष्क भी जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। शुंग वंश जो थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे यहाँ पर, ठीक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी शिक्षाओं के संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में बांट दिया गया। 2 शाखाओं में है बौद्ध धर्म, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करते थे और महायान मत के मानने वाले लोगों ने बोधिसत्व को आदर्श प्रस्तुत किया। तो महायान के जो मानने वाले लोग हैं वो बोधिसत्व को आदर्श मानते हैं, ठीक है। इनके अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उपदेशक के रूप में ना देखकर भगवान के रूप में देखा जाने लगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर बौद्ध, हीनयान और महायान के बारे में। आगे देखते हैं। पश्चिमी भारत में कार्ले की गुफाएं तथा अजंता एवं एलोरा की गुफा के मंदिर के साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। भरहुत तथा सांची के स्तूप भी शिल्प कला का अच्छा उदाहरण है।
तो यहाँ शैली जो है वो सीधे सीधे उससे कोई। अब यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध का सबसे विशाल मूर्ति, गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति कहाँ है? अफगानिस्तान के बामियान में ही पहाड़ को काटकर बनाई गई है। बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें आपको वो सीन दिखाया भी गया होगा, जिसमें गौतम बुद्ध की सबसे विशाल जो मूर्ति अफगानिस्तान में थी वो दिखाई गई, वो पहाड़ को काट कर ही बनाई गई थी। ठीक, आगे देखिए। तो ये देखिए हमारा जो 11वां चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 12वां चैप्टर देखेंगे। अब ये चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चन है। ये समझिए जो जो हम 4 चैप्टर आज करा रहे हैं उसमें जितना इसमें है वो उतना बाकी तीनों में मिला के होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य एवं राज्य। अब इसमें देखिए आप लोग, अब गुप्त शासकों के बारे में। गुप्त शासकों ने 3री शताब्दी में उत्तरी भारत में एक नए राज्य की नींव डाली जो आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। इस साम्राज्य का भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ठीक है, और इसके पूर्वज श्री गुप्त और घटोत्कच संभवतः सामंत अधीनस्थ शासक थे। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके अपने सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से प्रभावी बनाया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। 3री शताब्दी में जो गुप्त वंश था वो पनपा। ठीक है, और एक और चीज़ है, इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ठीक, इसकी स्थापना का श्रेय जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। और लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक जो होता है वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। ठीक है, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की संस्थापक माना जाता है, लेकिन जो स्थापना का श्रेय है वो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए समुद्रगुप्त, ये सभी लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसके बारे में राजकवि हरिशेन द्वारा लिखित एक प्रशस्त से जानकारी मिलती है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरण अभिलेख मध्य प्रदेश, एरण अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश, और विभिन्न प्रकार के सिक्कों आदि से भी जानकारी मिलती है। ठीक, आगे देखते हैं गुप्त वंशावली। देखिए सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। ठीक है, इस तरीके से यह क्रम चलेगा। ठीक, आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त थे और चंद्रगुप्त द्वितीय भी था, लेकिन रामगुप्त को हटाकर इसने क्या किया था? इसने शासन किया था। अब क्यों किया था ये भी थोड़ा सा लाभ पढ़ लेते हैं यहाँ पे। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमा गया। शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय किया। रामगुप्त कौन थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ये डर गए, इन्होंने अपनी पत्नी को सौंपने का निश्चय किया क्योंकि शकाधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता पर आसक्त थे। जो शकों के राजा थे वो उनकी सुंदरता पर काफी मोहित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता पर काफी क्षुब्ध हुआ। इसने ध्रुव देवी का वेश धारण करके शक शिविर गया और शकाधिपति की हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा करके ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। ठीक, आगे देखिए दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के जिस राजा का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। मेहरौली का स्तंभ आप लोग ये देख सकते हैं, ये मैंने तो देखा है, जिन लोगों ने देखा होगा वो लोग इसकी खूबी जानते होंगे। ठीक है, ये कुतुब मीनार के परिसर में ही है और इसमें देखिए किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही इसका मतलब इसका श्रेय जाता है। ठीक, बस इतना ही इसके बारे में जानकारी आप लोग लीजिए जो इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजधानी को पाटलिपुत्र, ठीक, किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। इन्होंने क्या किया था? इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी राजधानी को पाटलिपुत्र, मतलब पटना जो वर्तमान में है, पाटलिपुत्र से क्या उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? एक तो इनके पाटलिपुत्र राजधानी थी, एक और बनाई थी, वो कौन सी थी? उज्जैन। अब देखिए चीनी यात्री फाहियान जो है वो इसी के समय में, मतलब किसके समय में आए थे? ये विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अगर पूछा जाए गुप्त काल में कि बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही किए थे। कुमारगुप्त के देख लिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। इसके शासनकाल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना हुई थी किसके? कुमारगुप्त के शासनकाल में। ठीक, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। जब वह पुष्यमित्रों को पराजित कर लौटा तो पिता की मृत्यु का समाचार मिला। उसी समय उत्तर पश्चिम प्रांत में हुड़ों के आक्रमण शुरू हो गए। इसने हुड़ों को भी पराजित किया और शक्रादित्य की उपाधि धारण की। तो हुड़ों को किसने पराजित किया था? वो था स्कंदगुप्त। प्रथम हुड़ शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वह कौन सा? तोरमान। ठीक है, प्रथम हुड़ शासक कौन था?
जो भारत की तरफ आया वो था तोरमान। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिए, अब जो गुप्त शासन था उसी की राज्य की आमदनी कौन का मुख्य स्रोत लगान था। राज्य की समस्त भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी, अतः उपज का 1/3 भाग पर उसका अधिकार था और यही लगान की राशि थी। ठीक है। कुमारादित्य किसे कहा जाता? देखिए गुप्त काल में कुमारादित्य कहा जाता था प्रदेश के गवर्नर को। महासंधि विमोहिक, क्या लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है। इसको युद्ध एवं शांति का मंत्री कहा जाता था और महादंडनायक जो थे वो मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था। ठीक है, महादंडनायक। ठीक। अब हम लोग हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा। इसकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? ऐसे क्वेश्चन आता है, वो थानेश्वर। ठीक है। इसका पहला महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का राज्यरोहण 606 ईस्वी में संकटपूर्ण परिस्थिति में हुआ, जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया था, परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया। इसने सफल सैनिक अभियानों द्वारा पंजाब से बंगाल तक साम्राज्य किया। ठीक है। तो अब बस इनके बारे में बस इतना ही। ठीक है। इसने क्या किया था? एक तो इन्होंने थानेश्वर अपनी राजधानी बनाया था, और दूसरा क्या था, हर्ष ने नर्मदा में दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया था। तो चालुक्य वंश का जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, सबसे प्रमुख शासक था, उसने क्या, हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्ष के संबंध में हमें उनके राजकवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित, मधुबन, बांसखेड़ा और संजान, ताम्रपत्र लेख एवं ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत आदि से जानकारी मिलती है। तो बाणभट्ट की जो रचना है उसमें हर्षचरित, मधुबन, बांसखेड़ा और संजान, ताम्रपत्र लेख है। ठीक है। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से भी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। इसने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीत का आयोजन 643 में ईस्वी में करवाया। ठीक है। 5वीं बौद्ध संगीत का आयोजन किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने, कन्नौज में। ठीक। और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन की ही शासनकाल में आया था। अब देखिए, हाँ, नीचे यहाँ पे दिया भी है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के साम्राज्य का भ्रमण किया। इसने हर्ष के प्रशासन एवं आम लोगों के जीवन का विस्तृत वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। हर्ष को ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म का महान उपासक बताया, लेकिन वह शिव और सूर्य का भी उपासक था। ठीक। अब देखिए, वातापी के चालुक्य। तो वातापी के चालुक्य हैं, इसमें लिखा है इस वंश का प्रथम वातापी राजा पुलकेशिन प्रथम हुआ। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा था। ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया भी था। ठीक। इस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन। पल्लव शासन, ठीक, पल्लव वंश के जो शासक थे नरसिंह वर्मन। ठीक। इन्होंने किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को, और इसी युद्ध में ये मारे भी गए थे। ठीक। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती। इसमें इसके दरबारी कवि, जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, रविकीर्त। ठीक। रविकीर्त किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रचित एहोल अभिलेख किसने लिखा था? रविकीर्त। रविकीर्त कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि। ठीक। इस तरीके से चीजें याद रखिएगा। अब देखिए, पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? पल्लव वंश का महत्वपूर्ण प्रथम शासक कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नरसिंह वर्मन ने। ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महायोद्धा था। ठीक है। इसने देखिए क्या किया था? इसने देखिए यहाँ पे भी लिखा, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और फिर वातापी कोंड की उपाधि धारण की। वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन ने। ठीक। पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि अब देखिए, पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पल्लवकालीन वास्तुकला के उदाहरण इसकी राजधानी कांचीपुरम। पल्लवों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? कांचीपुरम। ठीक। एवं महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और तंद्रा कला को मुक्त किया। अब देखिए, इसके समय में मंदिर निर्माण की 4 शैलियों का विकास हुआ। इसमें रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने। ये पल्लव शासन की बात हो रही है। अन्य शैलियों में तटीय मंदिर और
कांची के कैलाशनाथ मंदिर महत्वपूर्ण है, जो स्थापत्य कला में असाधारण नमूने हैं। तो पल्लव काल में कौन कौन से, एक तो आप महाबलीपुरम याद रखिए कांचीपुरम का, और दूसरा कांची का कैलाशनाथ मंदिर। अब आगे देखते हैं। अब देखिए नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा दक्षिण बिहार में राजगृह के निकट स्थित है, राजगृह, ठीक है। इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव, बेगमपुर आदि गांवों में दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोत ह्वेनसांग का विवरण एवं इसके अवशेष आज भी विद्यमान है। इत्सिंग ने भी यहाँ पर 10 वर्ष बिताए थे, इत्सिंग ने यहाँ पर 10 वर्ष लगभग बिताए थे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम में बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर दिया था एवं पूरी संस्था को जला दिया था। अगर क्वेश्चन आए कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जला दिया था, तो किसने जला दिया था, बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, बंगाल विजय के क्रम में। नेक्स्ट है बस, ठीक है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। ये कौन सा चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 12। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। अब 13वां चैप्टर भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये चैप्टर है हमारा संस्कृति और विज्ञान। इसमें देखते हैं कुमार संभवम में शिव पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन किया गया है। अब देखिए, अब कुमार संभवम जो है, इसमें किसके किसके, शिव और पार्वती के प्रेम को दिखाया गया, मतलब शिव भगवान और पार्वती के बारे में जानकारी दी गई। अब आगे देखिए, आप हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, हरिशेन की, ठीक है। इस काल के महानतम रचनाकार कालिदास है, ठीक, गुप्त काल के रचनाकार, महानतम रचनाकार हैं कालिदास। अब देखिए, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें कौन सी है, ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम। अब आगे देखते हैं, कालिदास की ही रचना कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक। और इसमें क्या साहित्य और नाट्य कला दोनों की दृष्टि से बेजोड़ है। फिर है मालविकाग्निमित्रम जो है नाटक शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। अब इसके बाद है शूद्रक की रचना कौन सी है, मृच्छकटिकम किसकी है, शूद्रक की। और बाकी जितने ऊपर बताई वो सारी कालिदास की। अब देखिए, विशाख दत्त ने कौन कौन सी लिखी थी, मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक 2 ऐतिहासिक नाटकों की रचना की थी। अब देखिए, मुद्रा राक्षस में क्या था, चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। वहीं देवी चंद्रगुप्तम में शकाधिपति एवं रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह का चित्रण, जो हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि किस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शादी की थी रामगुप्त और शकाधिपति की हत्या करने के बाद। नेक्स्ट है, स्वयं हर्षवर्धन भी उच्च कोटि का नाटककार था। इसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की थी। तो हर्षवर्धन जो था उसने कौन कौन सी रचनाएं की थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये भी काफ़ी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक अमर सिंह को अमरकोश, संस्कृत शब्दकोश की रचना की। अमरकोश ने कौन सी, अमर सिंह ने अमरकोश की। वात्सायन का कामसूत्र किसने लिखा था, वात्स्यायन ने, ठीक है। इस काल का प्रसिद्ध लौकिक ग्रंथ है। आगे देखते हैं, गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ठीक है। और ये जो है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है और इसका जो मंदिर का शिखर है वो 12 मीटर तक ऊंचा है। ये दशावतार मंदिर है, आप लोग इसकी फोटो देख सकते हैं। एरण में क्या है, एरण में बरहा और विष्णु के मंदिर हैं। गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण हुआ था। सारनाथ में धामेक स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ था। धामेक स्तूप, ठीक है, इसका आधार अन्य स्तूपों की तरह वर्गाकार ना होकर गोलाकार था, ठीक है। स्तूप की कुल ऊंचाई कितनी थी, 128 फुट। ये किसकी है, सारनाथ के धामेक स्तूप की। इस काल के गुहा मंदिरों का सर्वश्रेष्ठ नमूना उदयगिरि का गुहा मंदिर है, ठीक है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक, गुप्त वंश की बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। किसको, उदयगिरि का गुहा मंदिर। ये देखिए गुहा मंदिर के फोटो आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, काशी से गोवर्धन पर्वत को गेंद के समान उठाए श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है, काशी से। किसकी, जो गोवर्धन पर्वत को गेंद के समान उठाए श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है, काशी से। आगे देखते हैं, ठीक, आगे है विद्वान हुए। आर्यभट्ट इस काल के महान वैज्ञानिक थे। किस काल के, गुप्त काल के, जिन्होंने शून्य का संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी और यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। इसका छाया चंद्रमा पर जब पड़ती है तो ग्रहण लगता है, ठीक, ये सारी चीज़ें इन्होंने ही बताई थी। आगे देखिए,
इनकी कर्मभूमि बिहार के पटना के नज़दीक तरेगना मसौड़ी नामक स्थान पर थी। किसकी? आर्यभट्ट की। आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो धन्वंतरी भी गुप्तकालीन ही थे, ठीक है। इसके शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय के इस काल के मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की भी चिकित्सा होती थी। नागार्जुन रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार थे। इन्होंने सोना, चांदी, तांबा आदि के प्रयोग से रोगों के इलाज का उपाय बताया था। अब देखिए आगे देखिए, कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली का लौह स्तंभ है। देखिए पिछले चैप्टर में मैंने बताया है, ये किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय को इसको बनवाने का श्रेय जाता है, ठीक है। अब देखिए भागलपुर जिले बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की 7.5 फीट की प्रतिमा भी धातु विज्ञान का उच्चतम नमूना है। यह लगभग 1 टन की है। तो बिहार की जो भी चीज़ें हैं वो जरूर आप लोग याद रखिए, ठीक। तो ये हमारा 13वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब 14वें चैप्टर में 2-3 लाइनें सिर्फ हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए ये 2 नाम ही याद रखिएगा हमारे इतिहासकार में। ये आपको 7th क्लास के भी उसमें आपको देखने बुक में लास्ट में देखने को मिलेगा। इसमें देखिए 2 जो इतिहासकार हैं, KP जायसवाल और AS अल्तेकर, ठीक। इन्हीं के बारे में बहुत हल्का सा जान लेते हैं, बहुत हल्का सा। डॉक्टर जो KP अल्तेकर है, KP जायसवाल हैं, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र की अध्यक्षता में बिहार इतिहास परिषद की स्थापना की थी इन्होंने। और 1924 में, अभी हम जायसवाल साहब की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1924 में इनकी पुस्तक हिंदू पॉलिटी किसने लिखी थी? क्या लिखा है? KP जायसवाल, ठीक है। KP जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी नामक बुक प्रकाशित की थी, ठीक। KP जायसवाल की एक दूसरी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी, नहीं क्या लिखा था? पॉलिटी, क्या लिखा? हिंदू पॉलिटी, ठीक है। हिंदू पॉलिटी और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये दोनों किसकी हैं? KP जायसवाल की। 1934 में प्रकाशित एन इम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से इन्होंने नेपाल के इतिहास पर भी प्रकाश डाला था। तो इतनी चीज़ें इनके बारे में हो गई। और जब दूसरे हैं डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर, AS अल्तेकर, इनके बारे में सिर्फ इतनी ही लाइनें हैं। डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर महान पुरातत्वविद एवं इतिहासकार थे। ये काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के संस्थापक, निदेशक एवं राष्ट्रभाषा परिषद के सदस्य भी थे, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें इनके बारे में आप लोग जान लीजिए, बाई चांस इनके बारे में पूछ दिया जाए, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो इतिहास की कक्षा 6 की बुक है वो भी कंप्लीट हो गई है। और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप लोग रिस्पॉन्स जरूर दिया करिए कि आज की वीडियो कैसी रही, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।